नाज़रीन कराम, इमरान खान के जो केसेस अदालतों के अंदर लगे हुए थे, आज अदालत के अंदर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल हुई। वहां पर इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, एतजाज एहसन, लतीफ खोसा, सलमान अकमराजा, इमरान खान की बहनें और इमरान खान के दीगर वकला भी मौजूद थे। नैब जिसने इमरान खान के ऊपर केस बना रखा है 190 मिलियन पाउंड केस का, और हुकूमत जो ये बयानियां बनाती थी कि इमरान खान ने बहुत बड़ी चोरी की है, अब ये सारे के सारे भाग रहे हैं, ये केस का सामना नहीं कर रहे। और आज अदालत के अंदर नैब को बाकायदा तौर पर जुर्माना भी हुआ है जो ये केस की पैरवी आकर नहीं कर रहे। इमरान खान के हवाले से यह भी खबर आई है जी, एक हुकूमती रुकन ने कहा है कि अगर इमरान खान जेल सुप्रीडेंट को खत लिख दें कि जी आप मुझे बनी गाला मुंतकिल कर दें, तो हुकूमत इसके बारे में मुस्बत जवाब देगी। इसके अलावा यह भी खबर है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, जिनको इमरान खान ने ये पावर दे रखी है कि आप एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, एहतजाज का फैसला आप कर सकते हैं, उन्होंने एहतजाज के हवाले से आज अहम तरीन ऐलान कर दिया है और यह एहतजाज ईद के फौरन बाद होगा। मजीद कुछ और तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बंदों का नाम लिया है। 3 बंदों का नाम लेकर उन्होंने बताया है जी ये 3 बंदे हैं। इन 3 बंदों को कहने के ऊपर मैंने ईरान के साथ जंग लड़ाई जो है वो शुरू कर दी है। और पिछली लाइव के अंदर मैंने आपको बताया था कि ईरान ने वाज़ह तौर पर यह ऐलान कर दिया है क्योंकि ईरान के अंदर उनके बैंक्स को निशाना बनाया गया, तो ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि अगर तुम लोगों ने हमारे बैंक को निशाना बनाना है तो हम भी जो अमरीकी बैंक है उनको निशाना बनाएंगे। तो अब मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त एक खलबली सी मची हुई है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े बैंक हैं और अगर किसी एक बैंक के ऊपर भी ईरान का शुरली पटाखा जाकर लग गया, कोई एक ड्रोन लग गया, कोई एक मिसाइल लग गया, तो आप सोच भी नहीं सकते कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की सूरत हाल क्या होगी। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का यह सिलसिला आप सब लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे आपको यह बताता चलूं, यह इत्तलात है कि एक हुकूमती रुकन उन्होंने वाज़ह तौर पर यह कहा है कि अगर इमरान खान अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को खत लिख दें, उनको रिक्वेस्ट कर दें, उनको दरखास्त दे दें कि जी मुझे बनी गाला आप मुंतकिल करें, तो हुकूमत जो है वो आगे से मुस्बत जवाब देगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या हुकूमत इमरान खान की टर्म्स एंड कंडीशन मानने को तैयार है, क्योंकि इमरान खान बाहर निकलकर खामोश तो नहीं रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमरान खान बाहर निकलकर उसी तरीके से एक्ट करें जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने एक्ट किया था, बिल्कुल खामोश बन गए थे और आज तक नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं बोले। हालांकि नवाज शरीफ के बारे में कभी कभी ये बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है कि नवाज शरीफ साहब अंदर से प्रेशर कुकर बने हुए हैं, किसी भी वक्त वो फट जाएंगे। आज तक तो खैर नहीं फटे, देखते हैं कि आगे फटने का मतलब यह है कि वो शायद कुछ ऐसी सच्चाइयां उनके पास हों जो वो सरेआम पब्लिक को बता देंगे। आज तक उन्होंने नहीं बताई। खुसूसी तौर पर जब वो आए थे, रेड कारपेट बचाया गया था, कबूतर बैठाया, उड़ाया, उसके बाद माशाल्लाह ऐसे उड़े हैं कि आज तक मतलब कि आए नहीं कभी सामने आके उस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकली एक्टिविटी उनकी कोई नजर नहीं आई। और अब इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है जी वो दरखास्त दे। अदालत के अंदर जो हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रखता हूं। उससे कबल अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की जो गुफ्तगू है वो सुन लें। महमूद खान अचकज़ई के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को ये जो जिम्मेदारी दी थी ना जी, एहतजाज की जिम्मेदारी है आपके पास, ये एक आखिरी रास्ता था। इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को सारी की सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी और इस सारे प्रोसेस में इमरान खान के लिए खुद, इस हुकूमत के लिए और इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तीनों के लिए महफूज रास्ता था। तीनों के लिए विन 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 सिचुएशन थी। अब आप पूछे कैसे, और ये कोई डील भी नहीं थी। इमरान खान महमूद खान अचकज़ई को कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डालता हूं, तुमने फैसले करने हैं। तो महमूद खान अचकज़ई ने इस हुकूमत को कहा, नवाज शरीफ को कहा, जरदारी को कहा, इस सिस्टम और इस निजाम को कहा, एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि भाई एक पेपर के ऊपर सेट ऑफ रूल्स हम लिख लेते हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से चलाना है। पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती होगी, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, जो लोग बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी और किसी के साथ भी नहीं होगी। मुस्तकबिल में नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं होगी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि इनके ऊपर आप मुझे साइन कर दें, नवाज शरीफ साइन कर दे, जरदारी साइन कर दे, ये सिस्टम भी अंदर जो है वो अपनी से कह दे कि ठीक है जी हम भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद इमरान खान को मनाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं जाऊंगा अडयाला जेल के अंदर और मैं जाके इमरान खान को मनाऊंगा। लेकिन इन्होंने महमूद खान अचकज़ई की इस बात का जवाब नहीं दिया। अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखना होता, अगर पाकिस्तान के हालात को ठीक करना होता, अगर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको खत्म करना होता, तो बैठकर बातचीत हो सकती थी कि ठीक है भाई ये माजी में ये
लیں कि बहुत बहुत बड़ा इनको एक एज था इनके पास, वो इनको दे दिया था, लेकिन इन्होंने महमूद खान अचकज़ई की बात नहीं मानी। अब महमूद खान अचकज़ई ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसाइड कर ले, ईद के बाद जो है वो हम एहतजाज करेंगे। उस एहतजाज की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो जरा गुफ्तगू सुन ले, वो गुफ्तगू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग खफा होंगे, लेकिन इमरान खान के लाखों चाहने वाले हैं। इसके बावजूद आज भी इमरान खान जेल के अंदर है, क्योंकि हमारी तंजीम के अंदर कमी है। इमरान खान अपनी हक गोई की सजा काट रहा है। ये इमरान खान को जेल के अंदर नहीं रख सकते अगर हम अपनी सफों के अंदर इत्तेहाद पैदा कर लें। यह बात तो ठीक है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत, सारे MNA, सारे MPA, सारे सेनेटर, सारे टिकट होल्डर, सारे तंजीमी ओहदेदारान, सारे वकला, ILF, ये सब के सब अगर इमरान खान को रिहा करवाने के लिए एक पेज के ऊपर आ जाएं, इनके अंदर धड़ाबंदी ना हो, तो यकीन करें बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरी बात महमूद खान अचकज़ई ने यह की, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ का मसला यह है कि इनके हर 100 लोगों का एक लीडर है और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को गालियां देता है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को ये जेल के अंदर नहीं रख सकते अगर ये अपनी सफों के अंदर इत्तेहाद पैदा कर ले। ये बात भी किसी हद तक ठीक है। तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग होती है। अभी हाल ही में आपने देखा नहीं कि जैसे ही KP हाउस के अंदर धरना शुरू हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब अचानक से नमूदार होकर सामने आ गए, इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। इनडायरेक्टली इमरान खान पर, इमरान खान की फैमिली के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बातें की, इमरान खान की बहनों को तो वो सीधा सीधा कह चुके हैं जी ये एजेंसीज जो है वो इनके साथ राब्ते में है, और इमरान खान की बहनों को यह साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान जेल के अंदर अपनी बहनों की वजह से है। आप अंदाजा लगा लें। तो तहरीक इंसाफ को इस हवाले से सोचना होगा। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, जो एक आप कह लें कि एक सच्चाई है जिसकी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत भी आंखें बंद करके बैठी हुई है और तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत ने भी आंखें बंद की हुई हैं। उस सच्चाई का सामना करने के ये लोग तैयार नहीं। ठीक है, महमूद खान अचकज़ई ने यह भी कहा, उन्होंने कहा जी ईद के बाद मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले को एक दिन रख लें, हम पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करेंगे। इमरान खान समेत तमाम कैदियों की रिहाई के लिए एक ही दिन एहतजाज करेंगे। यह एहतजाज पूरा अमन होगा और उसके बाद जलसे भी करेंगे, यानी कि एक दिन का एहतजाज होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 8 फरवरी को हुआ था। एक दिन का एहतजाज होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद ये जलसे करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या एक दिन के एहतजाज से इस तरीके से इमरान खान रिहा हो जाएगा? जवाब है सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बार बार आपको कह चुका हूं, सिर्फ 2 तरीके इमरान खान की जेल से बाहर आने के मौजूदा सूरत हाल में। 2 तरीके, सिर्फ 2 तरीके। या इमरान खान दस्तखत कर दे एक पेपर के ऊपर कि ठीक है भाई, जो ये निजाम, जो ये सिस्टम मुझसे चाहता है वो मैं मानने के लिए तैयार हूं, और या जिन लोगों की इमरान खान ने जिम्मेदारी लगाई है, जिन लोगों को इमरान खान ने कहा था कि आप मेरे ओपनिंग बैट्समैन हैं, आप जरा जारिहाना इनिंग खेलें, जनाब मोहतरम इज्जत माब सुहेल खान अफरीदी, KPK की क़यादत, पंजाब की क़यादत, तहरीक इंसाफ के सारे MNAs, MPAs, सेनेटर, टिकट होल्डर, या ये सारे के सारे पूरअमन तरीके से बाहर सड़कों के ऊपर निकले, पूरे पाकिस्तान के अंदर 200, 250 या 300 मुकामात के ऊपर धरने दें और बाकायदा तौर पर पूरअमन धरने हों, और ये ऐलान करें कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे हम धरनों से नहीं उठेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता इमरान खान की रिहाई का अभी नजर नहीं आता। ये मैं आपको बात बता दूं। और एक और काम तहरीक इंसाफ को करना पड़ेगा, एक और काम करना पड़ेगा। इनको अपनी, माफ कीजिएगा, इस चीज को गलत ना लीजिएगा, लेकिन ये लफ्ज मुझे यूज करने दें, इनको अपनी अयाशियां छोड़नी पड़ेंगी जो ये कौमी असेंबली के अंदर लगाते हैं और जो ये सूबाई असेंबलियों के अंदर लगाते हैं। KPK की हुकूमत अपने पास रखें, वो समझ ले कि इनके पास एक शेल्टर है, ठीक है, वो भी जाती है तो इनको कोई फर्क वैसे नहीं पड़ना चाहिए। ये सारे के सारे असेंबलियों से बाहर निकलें। जब तक ये असेंबलियों के साथ चिमटे रहेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये बाहर निकलकर फैसला को एहतजाज कर सके। और इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कहा कि एक हकीकत है जिसके ऊपर इन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, ये कोई भी उस हकीकत का सामना करने को तैयार नहीं है। वो हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत से एहतजाज करके देख लिए। तहरीक इंसाफ ने जलसे भी करके देख लिए। इस्लामाबाद संगजानी का जलसा बहुत बड़ा जलसा था। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त लोगों की पल्स क्या थी, किस जज्बे के साथ और किस शिद्दत के साथ लोग इस्लामाबाद संगजानी जलसे, सबसे ज्यादा अगर किसी जलसे से ये हुकूमत और ये निजाम खौफजदा हुआ था ना, तो वो इस्लामाबाद संगजानी वाला जलसा था। उसके बाद उन्होंने पंजाब के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर उस तरह का जलसा नहीं होने दिया। KPK के अंदर किया, लेकिन और किसी जगह पर ऐसा जलसा नहीं होने दिया। ठीक है जी, अब आगे आ जाए। जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस चीज से आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि जी हमें किसी तरीके से सारी की सारी चीजें जो है वो प्लेट में रखकर मिल जाए, हलवा हमें मिल जाए, हमें ज्यादा तगदो ना करनी पड़े, हमें ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त ना करनी पड़े। इमरान खान ने एक चीज तो इन सबको करके दिखा दी है। उसने खुद जो है वो मुश्किलात काट कर देख ली है, मुश्किल वक्त उसने खुद काट कर देख लिया। उसने इन सबको बता दिया जी सबसे पहले कुर्बानी मैं देता हूं, मैं कैप्टन हूं, मैं कप्तान हूं, मैं तुम्हें लीड कर रहा हूं, मैं कुर्बानी देता हूं। और वो 2.5 साल से जेल के अंदर कुर्बानी दे रहा है, और अब यही कुर्बानी वो तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्ट कर रहा है।
इमरान खान अंदर बैठकर सोचते हैं कि अगर मैं 2.5 साल से जेलों के अंदर हूं तो इनको जेलों का खौफ क्यों है, मेरे एमएनएस और मेरे एमपीएस ये जेलों से क्यों डरते हैं, ये क्यों नहीं 6-6 महीने के लिए जेलों के अंदर चले जाते। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, ना करेंगे सारा कुछ, ये बाहर निकलकर जेलें भर दें, सारे एमएनएस, सारे एमपीएस, सारे टिकट होल्डर्स और तंजीमी ओहदेदारान, कारकुनान, ये ऑपोजिशन लीडर, सेनेट के सब सेनेटर सारे मिला के ये जेलों के अंदर जाकर बैठ जाए कि हमें बंद करें भाई जेलों के अंदर, हम जो है वो जेलों के अंदर रहेंगे जब तक इमरान खान को आप रिहा नहीं करते। आप देखिएगा ये 4 दिन ये निजाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, पूरी दुनिया के अंदर एक थरथल्ली मच जाएगी कि भाई जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं वो भी जेल के अंदर है, उसके सारे एमएनएस भी जेल के अंदर है, उसके सारे एमपीएस भी जेल के अंदर है, उसके तंजीमी ओहदेदारान भी जेल के अंदर है, सबके सब जेल के अंदर है। ये काम भी ये कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी इनके पास मौजूद है अगर ये बाहर निकलकर एहतजाज नहीं कर सकते। मसला ये है कि तरीके इंसाफ के अंदर से कुछ लोग जो है वो बाकायदा तौर पर ले समझते हैं, ले जिसको कान से पकड़ के आप जिधर मर्जी ले जाएं। ये पंजाब के जो लोग हैं, स्पेशली जो देहात के लोग हैं या जो पहाड़ी लोग हैं जो बकरियां बकरे रखते हैं, उनको ये बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आगे आ जाए जी, अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने एक और अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया, और यह बात सेनेट के अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी कर चुके हैं। वो कहते हैं जी ये वक्त एक कौमी हुकूमत बनाने का है, कौमी हुकूमत से इमरान खान जेल से बाहर आने के उनके इम्कानात बढ़ जाएंगे, इमरान खान भी निकल आएंगे, हम भी अपने जख्म भूल जाएंगे और आप भी अपने जख्म भूल जाएंगे। ये वो कौमी हुकूमत बनाने का कह रहे हैं। पहले ये बातें हो रही थी कि ये निजाम, ये सिस्टम कौमी हुकूमत बनाना चाहता है, अब खुद तरीके इंसाफ, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है कि कौमी हुकूमत बनाए। तो सवाल यह पैदा होता है कि उस कौमी हुकूमत की वज़ाक़त क्या होगी, उस कौमी हुकूमत के अंदर कौन कौन होगा, क्या इमरान खान उस कौमी हुकूमत के अंदर पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को कबूल कर लेंगे, क्या इमरान खान उसके अंदर यह कबूल कर लेंगे कि ठीक है जी कौमी हुकूमत बना दे और 1 साल तक ये कौमी हुकूमत चले और मैं 1 साल तक कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आराम से बैठूंगा, सिर्फ जलसे करूंगा, अपनी पब्लिक को बाहर निकालूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। क्या इमरान खान ये कबूल करेंगे? ये उस वक्त पता चलेगा जब इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात होगी कि आया इमरान खान इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब जरा आज जो अदालत के अंदर हुआ, बड़ी ड्रामाई सूरत हाल हुई, वो मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान का केस था अलकादर 190 मिलियन पाउंड केस, जिसके बारे में हुकूमत कहती है जी इमरान खान ने बहुत बड़ी चोरी की। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया के अंदर मलक रियाज का पड़ा हुआ था। बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने और मलक रियाज ने वहां पर आपस में एक एग्रीमेंट किया और पाकिस्तानी हुकूमत को कहा कि या तो इस एग्रीमेंट को मान लो तो हम पैसे जो है वो पाकिस्तान के अंदर भेज देते हैं और उस एग्रीमेंट के तहत पैसे जाएंगे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, क्योंकि मलक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को जुर्माना देना था। और अगर आप इस एग्रीमेंट को नहीं मानते, इस एग्रीमेंट को आप खोलते हैं, तो यह पैसा जो बरतानिया के अंदर पड़ा हुआ है, यहां पर आकर आप केस लड़े और केस लड़कर यह पैसा पाकिस्तान वापस ले जाए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो सारे का सारा मामला कबीना के सामने रखा गया। कबीना ने कहा कि ये पैसे वापस लेने के लिए जो हम केस करेंगे ना, तो हो सकता है केस के ऊपर पैसे इन पैसों से ज्यादा लग जाएं, तो लिहाजा आप इस लिफाफे को मत खोलें, पैसे 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मंगवाएं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। और इमरान खान ने वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर मंगवा लिए। इमरान खान ने तो खुद एक चवानी भी नहीं रखी, एक चवानी भी इमरान खान ने नहीं रखी और इमरान खान के ऊपर लगा दिया केस। अडयाला के बंद कमरे में चलाया, पूरी कार्रवाइयां हुई और इमरान खान को सजा सुना दी गई। अब जो है वो हाई कोर्ट के अंदर न्याय पेश नहीं होती भाई, तारीख पड़ती आते नहीं है। पहले तो केस ही नहीं लगता था, अल्लाह करके केस लगा और अब वो आते नहीं है। आज क्या हुआ अदालत के अंदर, इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने कहा जी मैं आज अपने दलाइल दूंगा और अगर नैब अदालत के अंदर पेश नहीं होती तो हमारे दलाइल सुनकर आप फैसला दें। इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस है डोगर साहब, वो खामोश हो गए, कोई मुस्बत जवाब उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने नैब के ऊपर जो है वो जुर्माना आयद कर दिया और जुर्माना आयद करने के बाद वो उठकर चले गए। 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। और जिस वक्त सलमान सफदर साहब ये कह रहे थे, सलमान सफदर, बैरिस्टर एतजाज एहसन, ये सारे के सारे वहां पर मौजूद थे, सलमान कमराजा भी आई थिंक मौजूद थे, इमरान खान की बहनें भी मौजूद थी, ये सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भी अभी बैरिस्टर सलमान सफदर अपने दलाइल का आगाज करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब उठे, साथ उनके दूसरे जज भी उठे, उठकर असेंबली अपने चैम्बर के अंदर चले गए और सारे जो है वो उनका मुंह देखते रह गए और ईद के बाद तक गैर मुइना मुद्दत के लिए जो केस की तारीख है उसको मुलतवी कर दिया। अब एतजाज एहसन भी गए हुए थे। एतजाज एहसन एक बुजुर्ग बंदा कांपते हाथों के साथ वहां पर इंसाफ मांग रहा था। आप अंदाजा लगे इन जजेस ने क्या सारी जिंदगी इस दुनिया के अंदर रहना है? माजल्ला क्या इन्होंने इस दुनिया से जाना नहीं है? और आगे जाकर ये क्या जवाब देंगे कि इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, इन्होंने इंसाफ किया या नहीं किया? ये डोगर साहब, मुझे नहीं लगता कि डोगर साहब, पहले तो इन्होंने 1 साल 2 महीने तक केस, तकरीबन इतना टाइम गुजर गया, केस नहीं लगाया। आप केस लगा रहे हैं तो इमरान खान को इंसाफ नहीं दे रहे। और ये वही अदालतें हैं पाकिस्तान की माशाल्लाह जो नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत इमरान खान की हुकूमत से मांगा करती थी कि भाई 2 गारंटी 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान को कुछ नहीं होगा। अब इमरान खान की कोई वक्त नहीं है, अब इमरान खान की जिंदगी की जमानत नहीं मांगी जा सकती, जिनकी एक आंख खराब हो चुकी है और उसके बारे में सारी की सारी इतलात बाहर आई हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बाहर आकर यह बताया इमरान खान की बहनों को, सलमान कमराजा को, कि इमरान खान ने जेल के अंदर अपनी दाईं आंख के ऊपर हाथ रखकर मुझे कहा कि सलमान मुझे तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आ रहा, जस्ट इमेजिन
जस्ट इमेजिन कि एक बंदा अपनी दाईं हाथ के ऊपर हाथ रख के ये कहे कि मुझे तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आ रहा, तो कितने फीसद उसकी आंख की बनाई मुतासर हो चुकी होगी। अब ये तो प्राइमरी बात है ना कि आंख की बनाई मुतासर हो चुकी है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो एथलीट बंदा है, ब्लड प्रेशर का उसको मसला नहीं है, शुगर का उसको कोई मसला नहीं है, एक्सरसाइज वर्जिश वो बहुत ज्यादा करता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ कैसे गया, क्लॉट कैसे बन गया उसकी आंख की वेन के अंदर? ये सबसे अहम तरीन सवाल है। शायद हुकूमत यही जो है वो छुपाना चाहती है कि भाई पता ना चले कि किस तरीके से इमरान खान की सारी सूरत हाल हुई है। अब जो है वो एतजाज अहसन फिर वहां पर उन्होंने कहा जी मैं तो तरीक लिए बगैर नहीं जाऊंगा। फिर उनकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस के साथ, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा जी बहुत ज्यादा चीजें तय हुई हैं, तरीक भी तय हुई है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो अमला है वो इसके हिसाब ये तरीक के ऊपर जो है वो प्रेस रिलीज जो है वो जारी करेगा। बहरहाल सलमान सफदर ने अदालत के अंदर कहा कि 9 बार यह मामला इल्तवा का शिकार हुआ है, हमने बर्दाश्त किया, आज 10वीं बार हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा जी अल्लाह ना करे अगर एक आंख जाया हो जाए तो 360 व्यू इंसान का खत्म हो जाता है। ये इंसान को पूरे का पूरा जो है वो नजर नहीं आता, सिर्फ इस एक साइड का हिस्सा नजर आता है, दूसरा हिस्सा नजर नहीं आता। और बैरिस्टर एतजाज अहसन ने भी कहा, उन्होंने कहा जी ये तो वकालतनामे के ऊपर दस्तखत तक नहीं होने दे रहे। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि सब्र की हद होती है और अब हमारा सब्र जो है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। ये सारी की सारी बातें बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के अंदर की हैं। अब जरा आगे आ जाए जी, ये इमरान खान के केसेस के हवाले से जो सारी की सारी अपडेट थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। इसके अलावा कुछ और अहम तरीन खबरें हैं वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं। इमरान खान की जो बहन है नौरीन खान न्याजी, उन्होंने आज एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी इनकी आंख एक दिन के लिए आप बंद कर दें तो इनको लग पता जाएगा कि एक आंख के बगैर एक दिन कैसे गुजरता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कैद तन्हाई में है, वो अपना वक्त किताबें पढ़कर गुजारते हैं, लेकिन ये जानबूझकर इमरान खान की आंख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अलीमा खान ने कहा कि अगर इमरान खान की आंख जाया हो गई तो सब सुन ले, आंख का बदला आंख होगा। हम नाम लेकर बताएंगे किस किस ने मिलकर इमरान खान की आंख जाया की है। यह अलीमा खान ने कहा। ये आज इमरान खान की दोनों बहनों ने बात की। एतजाज अहसन ने कहा कि ये कहते हैं कि हम पर कैसे आएगा, आंख में कोई डंडा सोटा या कोई पत्थर थोड़ी है लगा है जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि एक बात याद रखें, इमरान खान से डॉक्टर, रिश्तेदार और वकला, उनसे मुलाकातों का सिलसिला 60 रोज पहले शुरू हुआ था बंद करने का, और 2 माह से इमरान खान कैद तन्हाई के अंदर है। यह उन्होंने वाज़ह तौर पर खुलकर बात की एतजाज अहसन ने। ठीक है जी, अब जो बातें मजीद है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जो इसराइल, अमेरिका और ईरान के हवाले से हैं। वो सारी की सारी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि उस तरफ इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो क्या है। तो अभी तक जो हमारे साथ भाई हैं, हमारी बहनें हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिसने मेरा हाल हवाल पूछा, उन सबको उनका भी शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैर वाफियत से होंगे। सलमान अली भाई, उन्होंने आज सबसे पहला कमेंट किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। उसके बाद मोहम्मद शफीक, उस्मान खान भाई हैं, सुल्तान बलोच साहब हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है, बल्कि मैंने 4-5 दफ़ा गुजारिश किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अब ऐसा ही करते हैं कि अपना नाम भी लिखते हैं और अपने शहर या अपने मुल्क का नाम भी लिखते हैं। उससे मुझे पता चल जाता है कि आप लोग कहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हैं। इसके अलावा ये शाह साहब हैं, SHAKA शाह या शाका नाम है, वो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MJ किंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा राशिद अली साहब है, कुरैशी साहब हैं, अयाज खान है पेशावर, अयाज खान पेशावर साहब है, बहुत शुक्रिया जी आपका। इसके अलावा अरिहा शहजाद हमारी बहन है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब्दुल कदीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। और इसके अलावा बाकी सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाह खालिद अहमद सेरा से, उनका भी शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मजीद आगे जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो जरा सुन लें, फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो बातचीत होती है। सुहेल भाई भी है रावलपिंडी से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और भाई हैं जी, फैसल नसीर साहब, कहते हैं जी मेरा भी नाम लें, उनका नाम है जो मोहम्मद फैसल, उनका पूरा नाम है फैसल भाई, मैंने आपका नाम ले लिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद भी इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती है। जरा और खबरें हैं वो जरा सुन लें। मैंने आपको पिछली लाइव के अंदर बताया था अफ्तारी से कबल कि ईरान ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने जो नुकसान पहुंचाया हम भी पहुंचाएंगे, हम भी बैंकों पे हमला करेंगे। तो इस वक्त सिटी बैंक दुबई ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी दुबई से निकलने का ऐलान कर दिया, यानी कि अपने ऑपरेशन उन्होंने वहां पर बंद कर दिए। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम की जानब से एक अहम 3 स्टोरी की गई है, CNN भी ये स्टोरी कर चुका है, BBC न्यूज भी स्टोरी कर चुका है, और भी आलमी मीडिया के जो बड़े बड़े न्यूज आउटलेट्स हैं वो भी स्टोरी कर चुके हैं। अब तो खैर ये बात पत्थर पे लकीर हो गई है कि ईरान के अंदर जो एक स्कूल के ऊपर, प्राइमरी स्कूल के ऊपर जो टोमाहाक मिसाइल से हमला किया गया, उसका जिम्मेदार अमेरिका है। और ये मिसाइल जो इस्तेमाल हुआ ये चंद दीगर और ममालिक के पास है, लेकिन ईरान के पास ये नहीं है, और ये उनकी जानिब से ही ऐसा किया गया। मजीद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान दिया। उन्होंने कहा जी मुझे 3 लोगों ने कहा था, इन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी थी ईरान पर हमला करने की। उसमें सबसे पहले उनके दामाद हैं जेरेड कुशनर,
ٹھیک ہے, جو کہ جیوز ہیں. مارکو روبیو سیکٹری خارجہ ہیں, وہ بھی بڑے پرو اسرائیل ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ان کے سیکٹری دفاع ہیں پیٹ ہیگس. ٹھیک ہے جی, ان تینوں بندوں نے کہا تھا ایران کہ جی ایران کے اوپر حملہ کر دیں. اب ایران نے جو آگے سے جواب دیا وہ ذرا سن لیں. انہوں نے کہا جی ہم پوری قوت کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آبنائے حرمت سے امریکہ اور اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے تیل کی ایک بوند بھی نہیں گزرنے دیں گے. انہوں نے کہا کہ ان کے تیل کا جہاز اگر یہاں سے گیا تو وہ ہمارا نشانہ ہوگا, ان کے فوجی اڈے وہ ہمارا نشانہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی بڑکائی ہوئی آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے گی. انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا. مزید انہوں نے کہا کہ اب ہماری حکمت عملی حملے کے بدلے میں حملہ نہیں ہے, بلکہ اب ہم حملے کے بدلے میں میزائلوں کی برسات کریں گے, میزائلوں کی بارش ہوگی اور ان کو ہم تکلیف پہنچائیں گے. اور جب قیمتیں بڑھیں گی $200 فی بیرل تک جائیں گی تو ان کو لگ سمجھ جائے گی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پنگا لے کر ہمارے ساتھ لڑائی کر انہوں نے کیا کیا ہے. آگے آ جائیں جی. پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر بیانیاں بنانا شروع کر دیا. آزاد سید صاحب ہیں, ان کی ذرا بات سن لیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم اسرائیل کے ساتھ لڑائی افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں ان چیزوں کو سفارتی طور پر دیکھنا ہوگا, ہمیں غیر ضروری لڑائیاں پیدا نہیں کرنے چاہیے. ہماری کمزور معیشت ہے, ہمیں لوگوں کو دشمن بنانے کی بجائے دوست بنانا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی تنگ نہ کرے. ٹھیک ہے, ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی اگر اسرائیل کچھ کہتا ہے تو پھر ان کی بات ماننی چاہیے. اسرائیل کے ساتھ ہم لڑائی افورڈ نہیں کر سکتے. خدا نہ خواستہ اسرائیل اگر یہاں پہ اگر ایران کے اندر اللہ نہ کرے رجیم چینج ہوتی ہے, ہمارے بارڈر کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے, تو ہم اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. خیر ہمیں تو بچپن سے بھائی کچھ اور ہی پڑھایا گیا, ہمیں تو کچھ اور ہی بتایا گیا تھا اسرائیل کے بارے میں, ہم نے تو کچھ اور ہی سنا ہوا ہے. اب جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو اب سمجھتے ہیں آپ ان لوگوں کو, انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے ایک بیانیہ جو بنانا شروع کر دی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بیانیہ ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چلے گا. بالکل اسی طریقے سے جیسے پہلے انہوں نے بیانیے بنائے ہیں وہ ان کے نہیں چلے, تو یہ بیانیہ بھی ان کا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے, یہ بیانیہ بھی ان کا نہیں چلے گا. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, جو اس وقت ایران, امریکہ اور اسرائیل کے اندر جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں. ناظرین کرام, ایک روسی کمپنی ہے جس کا نام ہے روسٹم, اس کے بارے میں یہ بریکنگ نیوز ہے کہ وہ اس کمپنی کے تقریباً 450 جو ماہرین ہیں وہ ایران کے شہر جہاں پر ان کا نیوکلیر پاور پلانٹ ہے وہ اس وقت وہاں پر موجود ہے. اور ایک اور خبر ہے, نیتن یاہو نے اسرائیل کے اندر بیت الشمس کا دورہ کرنا تھا, وہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے, وہ دورہ وہ نہیں کر رہے. اور جیسے پہلے وہ بار بار میڈیا کے اوپر آتے تھے, اب وہ میڈیا کے اوپر بھی اس طریقے سے نہیں آ رہے. ناظرین کرام, اس وقت پاکستان کے اندر رات کے تقریباً 12:15 ہو گئے. اس وقت تک جو معلومات تھی وہ میں آپ تک پہنچا چکا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے فجر کی نماز کے بعد اگر ٹائم ملا تو کوشش کروں گا سحری سے پہلے, ورنہ فوراً فجر کی نماز کے بعد جو ہے ایک اور لائیو سیشن کریں گے. اس وقت تک جو بھی اپڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. محمد اسحاق صاحب ہیں کویت سے, ان کا بہت بہت شکریہ.